आज आरंभ करते हैं हम लोग कल के व्याख्यान से आगे। कल हमने कार्ल मार्क्स के विचारों के बारे में बात की थी और हम लगभग पूरा कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत है या जो चिंतन है उसके बारे में बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे उसके आगे मार्क्सवाद में कौन कौन विचारक आते हैं, उनके क्या अवदान है, क्या कंट्रीब्यूशन है उनका, और उससे मार्क्सिज्म कितना रिच हुआ है और फ्लेक्सिबल बना है। इसको अगर हम देखना चाहें तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए मार्क्सवाद का क्या अर्थ है। ये शब्दावली सबसे पहले कार्ल कौटस्की और प्लेखनेव, ये दो लोग थे। हम जानते हैं कि मार्क्स का निधन हुआ था 1883 में, एंजिल्स का निधन हुआ था 1895 में। तो 1883 से 1895 तक मार्क्स का जो मार्क्स की व्याख्या थी मार्क्स के विचारों की, वो ऑथोरिटेटिव रूप से एंजिल्स की मानी जाती थी और एंजिल्स ने ही दास कैपिटल को एडिट करके पब्लिश करवाया था। ठीक है। 1895 के बाद में ये दो विचारक हैं, कार्ल कौटस्की और प्लेखनेव। कार्ल कौटस्की जर्मन है, प्लेखनेव रशियन है। इन दोनों ने कहा कि मार्क्स जो है वो केवल मार्क्स के विचार मार्क्स तक ही सीमित नहीं है, वो जीवित विचार है और इसलिए हमें उसमें वृद्धि करनी चाहिए और उसको मार्क्सवाद का नाम दिया कि मार्क्स एक विचार नहीं है, वो एक वाद है। वाद का अर्थ क्या हुआ? एक आइडियोलॉजी है। आइडियोलॉजी हम जानते हैं आइडिया से अलग करने पर आइडियोलॉजी का अर्थ होता है जिसमें आदर्श और उस आदर्श को प्राप्त करने का तरीका दोनों सम्मिलित हो, वो आइडियोलॉजी होती है। क्लियर? तो इन्होंने कहा कि मार्क्स ने केवल ये नहीं बताया था कि आदर्श समाज कैसा होगा, साम्यवादी समाज, अपितु उसने ये भी बताया था कि उस समाज को प्राप्त कैसे किया जाए। इसलिए हमें मार्क्स के विचारों को मार्क्सवाद की तरह देखना चाहिए। हमें दोनों को संयुक्त रूप से अध्ययन करना चाहिए और उसके अनुरूप कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ये दोनों इस रूप में आधिकारिक रूप से मार्क्स के विचारों के प्रवक्ता बने। इसके बाद 1917 में आते आते जब लेनिन ने क्रांति करके रूस में साम्यवादी शासन स्थापित किया, उसमें ये दोनों अलग हो गए। उससे पहले अलग हो गए थे। 1905 में पहले क्रांति होती है रशिया में, जिसमें जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसमें दो टुकड़े हो गए थे, एक जिसमें बहुसंख्यक एक अल्पसंख्यक, और उस समय में इनमें आपस में विरोध पैदा हुआ जो बाद में 1917 तक जाते जाते क्रिस्टलाइज हो गया। और 1917 की क्रांति के बाद में मार्क्स के विचारों का आधिकारिक व्याख्या करने वाला व्यक्ति लेनिन बन गया। क्लियर? तो मार्क्सवादी लेनिन था 1917 से आधिकारिक रूप से। उससे पहले तीन व्यक्ति थे, एंजिल्स, कार्ल कौटस्की और प्लेखनेव। क्लियर? ये मार्क्सवाद के विकास का पहला चरण है। अब हम देखते हैं कि मार्क्स के बाद में जितने मार्क्सवादी आए उनको हम 3-4 भागों में विभक्त करते हैं कि एक तो जर्मन, जहाँ पे मार्क्स था खुद जर्मनी का, उसमें कौन कौन से मार्क्सवादी आए उसके देश में। दूसरा, प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध के बीच में यूरोप में कौन कौन से मार्क्सवादी आए, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया। तीसरा, चीन ने और तीसरे विश्व ने मार्क्सवाद में क्या योगदान दिया। और चौथा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जिसे हम कहते हैं कंटेम्प्ररी मार्क्सिज्म, उसमें कौन कौन लोग थे। तो 4 भागों में विभक्त करके मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि मार्क्सवाद क्या था। क्लियर? सबसे पहले ये मैं लिख भी देता हूँ आपको। जर्मन सोशल डेमोक्रेट्स। आज लिखने का काम थोड़ा ज़्यादा है,
ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जर्मन सोशल डेमोक्रेट फर्स्ट मार्क्सिस्ट जो थे, इसमें सबसे पहला नंबर आता है एंजिल्स का। एंजिल्स ने अधिकतर किताबें मार्क्स के साथ मिलकर लिखी, कुछ किताबें अलग भी लिखी, जैसे एंटी ड्यूरिंग उसकी किताब थी अलग, जैसे होली फैमिली मार्क्स के साथ थी, वो अलग प्रकार से उसने लिखी थी, जैसे द यूटोपियन एंड साइंटिफिक सोशलिज्म, ये भी एंजिल का माना जाता है। मूल रूप से एंजिल का जो अवदान है, कंट्रीब्यूशन है मार्क्सिज्म में, वो दो तरह से माना जाता है, जो उसका मूल कंट्रीब्यूशन है, और जिसके कारण से कई लोग जो बाद में आए, जिन्होंने मार्क्सवाद की अलग तरह से व्याख्या की, उन्होंने मार्क्स की बजाय एंजिल्स पर आरोप लगाए हैं कि उसने मार्क्स के विचारों को थोड़ा भ्रष्ट कर दिया। जो समर्थक थे वो तो कह रहे थे बहुत अच्छा किया, सही व्याख्या की, और जो विरोधी थे उन्होंने कहा सब भ्रष्ट कर दिया, सही ढंग से करप्ट कर दिया मार्क्स के विचारों को। उसके दो विचार थे, जो उसने विचार तो मार्क्स के भी वही थे, लेकिन उसने उनको ज़्यादा महत्व दिया। इसके कारण से मार्क्स का जब व्याख्या की गई बाद में, तो उस महत्व को ही मान लिया गया कि यही एकमात्र व्याख्या है। एक तो था उसका एम्फेसिस ऑन मैटीरियलिज्म, पदार्थवाद, भौतिकवाद। मार्क्स ने अपनी शुरुआत, हम लोग जानते हैं, हीगल के अनुयायी के रूप में की थी, और हीगल था विचारों का, इसलिए पहले उसने जो पहली पुस्तकें लिखी थी, हमने देखा था, वो उसका जो सबसे महत्वपूर्ण विचार था हीगल का उस समय के हिसाब से, वो था अलगाव का, और उस अलगाव पर मार्क्स ने पुस्तक लिखी थी, अलगाव के क्या कारण है। तो वो हीगलवादी था। उस हीगलवादी को में जो विचारों का महत्व था उसको कम करके और पदार्थ के महत्व को बढ़ाने का काम एंजिल्स करता है। तो जो डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म आया बाद में, उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है कि एंजिल्स का है, और जो बाद में लेनिन ने उसको पकड़ा, और लेनिन ने जब उसकी व्याख्या की, तो डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म और हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म को माना गया कि मूल आधार है मार्क्सिज्म के, ये आधार माना गया लेनिन के द्वारा। और सारी पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी थी दुनिया भर में, जो कम्युनिस्ट पार्टीज कही जाती थी, वो सब इसको स्वीकार करती थी। डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद, ये मूल मंत्र है मार्क्सवाद का। इसको स्वीकार करने बिना हम मार्क्सवाद को नहीं समझ सकते। ये किसने कहा था, सबसे किसने ये एम्फेसिस किया था, ये एंजिल्स ने। तो पदार्थवाद या भौतिकवाद का महत्व उसने बताया कि दुनिया में परिवर्तन जो होते हैं वो पदार्थ से होते हैं, चेतना पदार्थ का हिस्सा है या उसकी विशेषता है वगैरह। दूसरा उसका कंट्रीब्यूशन है वो डायलेक्टिकल प्रोसेस, लॉ ऑफ डायलेक्टिक्स जिसे वो कहता है। जो हमने देखा था कि जो परिवर्तन होता है पदार्थ के अंदर एक स्टेज पे, तो उसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव परिवर्तन, संख्यात्मक। फिर वो जो थीसिस एंटीथीसिस के साथ संघर्ष करके सिंथेसिस में कन्वर्ट होती है, और वो सिंथेसिस जब थीसिस बनती है तो हम कहते हैं कि ये गुणात्मक परिवर्तन है। इसी प्रकार से जो थीसिस से सिंथेसिस तक जो प्रक्रिया चलती है संघर्ष की, वो जो नियम है वो भी इस एंजिल्स के द्वारा बनाए गए हैं। तो डायलेक्टिकल प्रोसेस पूरा वो एंजिल्स ने बताया, और मैटेरियलिज्म पूरा एंजिल्स ने बताया, एम्फेसिस किया, जिसको मार्क्स ने अपने में अडॉप्ट किया था। लेकिन जो लोग बाद में मार्क्सवाद की आलोचना करते हुए इन दोनों को मानते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है मार्क्स का। मार्क्स का महत्व है एनालिसिस, ये महत्व नहीं है। एनालिसिस कैसे किया जाए इसका एक दृष्टिकोण दिया मार्क्स ने, न कि कोई दर्शन दिया कि इसके अनुसार काम करे। वो लोग आलोचना करते हैं एंजिल्स की कि उसने मार्क्स को एक नॉन फ्लेक्सिबल दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया कि यही है सच, जो है मार्क्सिज्म में यही है, जबकि ये हो ये जरूरी नहीं है। दैट इज वन क्लियर। दूसरे दो विचारक आते हैं, वो है एडवर्ड बर्नस्टीन और कार्ल कॉट्स्की। एडवर्ड बर्नस्टीन तो ब्रिटिश था और कॉट्स्की जो है वो जर्मन था।
इसने पुस्तक लिखी है और उसका विचार भी था, वो था इवोल्यूशनरी सोशलिज्म। इवोल्यूशनरी सोशलिज्म, जिसे रिविजनिज्म भी कहा जाता है। इसने कहा कि मार्क्स ने जो आदर्श बताया है उसको तो हम स्वीकार करते हैं, और मार्क्स ने जो क्रांति की बात कही है उसको ओवर एम्फेसिस किया गया है। यानी मार्क्स सिर्फ एक तरीका ही बताता है कि क्रांति से समाज में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन यथार्थ में क्रांति से समाज में परिवर्तन अगर न हो रहा हो तो हमें इवोल्यूशनरी प्रोसेस को स्वीकार करना चाहिए। ये बर्नस्टीन का कहना था, तो इसलिए उसको रिविजनिस्ट कहा जाता है कि वो वापस से पुनर्निरीक्षण करने की बात कर रहा है। वो मार्क्स के विचारों को क्रांति से एक, जिसे कह सकते रूढ़िवादी तरीके में कन्वर्ट कर रहा है कि एकदम से क्रांति का क्या होता है, एकदम से परिवर्तन, तुरंत। ये कह रहा है कि नहीं, तुरंत परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन धीरे धीरे होता है। जैसे जीवों का जो इवोल्यूशन होता है वो धीरे धीरे होता है। जो उसने कहा था इवोल्यूशन ऑफ बीइंग्स कैसे होता है, वो बिल्कुल धीरे धीरे होता है, एक दिन में नहीं होता, एक साथ नहीं होता। ऐसे ही समाज में परिवर्तन भी धीरे धीरे होगा, एकदम से नहीं होगा। जो चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत है उसको स्वीकार करते हो कि चार्ल्स डार्विन ने कभी भी ये नहीं कहा कि एकदम से परिवर्तन होता है। उसने कहा धीरे धीरे परिवर्तन होता है, पता नहीं पड़ता कब परिवर्तन हो गया, कब क्वांटिटी क्वालिटी में चेंज हो गई मालूम नहीं पड़ता, कब नया जीव बन गया। इसका कोई ठोस सिद्धांत नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे बनता है, कभी भी बन जाता है। वैसे ही क्रांतियां भी या समाज में परिवर्तन भी धीरे धीरे होते हैं और वो चेंज हो जाते हैं। तो बर्नस्टीन मार्क्स के आदर्श को तो स्वीकार करता है, उसकी इतिहास को भी स्वीकार करता है, व्याख्या को, लेकिन वो तुरंत क्रांति करने के पक्ष में नहीं है। यही बात कार्ल कोट्स्की भी कहता है। कार्ल कोट्स्की और दोनों साथ साथ थे, लेकिन बाद में 1905 में जो रशिया में रिवॉल्यूशन हुआ, फेल्ड रिवॉल्यूशन, उसके बाद वो अलग अलग हो गए। और धीरे धीरे कार्ल कोट्स्की जो है वो तो इस पर बल देने लगा कि जो रूस में वो क्रांति करने के प्रयास कर रहे थे लेनिन और दूसरे उसके साथी, वो उसके अनुसार बिल्कुल सही प्रयास कर रहे थे। यानी वो क्रांति को जस्टिफाई करने लगा। किस आर्ग्यूमेंट पर? कि रूस भी बाकी यूरोप के बाकी देशों की तरह धीरे धीरे विकसित हो रहा है। क्योंकि जो मुख्य आलोचना थी रूस में क्रांति करने की वो ये थी कि रूस जो है वह यूरोप की तरह औद्योगिक राष्ट्र नहीं बन पाया है, वहाँ पर कृषि प्रधान देश है वो, इसलिए उसमें क्रांति नहीं हो सकती है। पहले उसको आप पूंजीवाद को आने दो। लेकिन कार्ल कोट्स्की इसका विरोध करता है। वो कहता नहीं, जो रूस है वो भी यूरोप की तरह ही डेवलप हो रहा है, इसलिए वहाँ पर भी क्रांति करने की सारी जो स्थितियाँ हैं बिल्कुल सही हैं। तो लेनिन का सपोर्ट करता है उस अर्थ में। हालांकि 1917 के बाद में लेनिन से उनका विरोध हो जाता है, वो अलग बात है। तो दैट इज कार्ल कोट्स्की, ठीक है। इसी में एक आते हैं जिन्हें कहा जाता है रेडिकल कम्युनिस्ट। वो एक लेडी थी रोजा लग्जमबर्ग। रोजा लग्जमबर्ग इसने पैम्पलेट्स लिखे थे सोशल रिफॉर्म और रिवॉल्यूशन। ठीक है, ये क्रांतिकारी थी, रेडिकल थी ये। और ये जर्मनी से इसको निष्कासित किया, नहीं सॉरी, जर्मनी से क्या रूस से भी निष्कासित किया, तो ये अमेरिका जाके रहने लगी थी। इसने कहा पहली बात तो कि क्रांति के बिना परिवर्तन नहीं होता है। मार्क्स का जो क्रांति का पक्ष है वो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है समाज को बदलने में। और क्रांति कैसे होती है? उसने कहा क्रांति के लिए बहुत लंबी चौड़ी योजनाएं बनाने की आवश्यकता नहीं है। राजनीतिक दल बनाओ और योजनाएं बनाओ और लोगों को शिक्षित करो वगैरह,
जो लेनिन कर रहा था या दूसरे लोग मानते थे कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में क्रांति की जाए, संगठित स्वरूप में। इसने कहा कि क्रांति तो स्पॉन्टेनियस होती है। स्पॉन्टेनियस का मतलब तात्कालिक। तो दो इसके मेन आइडियाज है, एक तो रिवॉल्यूशन इज नेसेसरी फॉर चेंज, और दूसरा है उसका स्पॉन्टेनिटी। आप देखेंगे ये जो इसने विचार दिए हैं ये सिर्फ उसी समय तक सीमित नहीं थे, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले के विचार हैं उसके, 20वीं शताब्दी के आरंभ के। आज भी जब क्रांतियां होती है, जिनमें देखते हैं युद्ध होते हैं, वो सब स्पॉन्टेनियस होते हैं, यानी भरा हुआ तो बहुत है, लोग भरे हुए हैं। दंगे होते हैं फॉर इंस्टेंस, तो दंगे कैसे होते हैं? एकदम से होते हैं, प्रिपेयर्ड तो होते हैं लोग, लेकिन वो जो कोई छोटा सा इंसिडेंट है जो उसको आग लगा देता है। तो ये कह रही है कि ऐसे इंसिडेंट से क्रांति होती है। कोई बहुत लंबी चौड़ी योजनाएं बना रहे हैं और लोगों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज बनाए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप लोग भरे बैठे हैं, कैपिटलिज्म की बुराइयां सबको पता है और बतानी चाहिए, और लोग क्रांति करने को तैयार हैं। इसलिए एक तो क्रांति आवश्यक है, उसके बिना कोई परिवर्तन नहीं होगा, और दूसरा वो स्पॉन्टेनियस होती है, कोई ऑर्गेनाइज करने की जरूरत नहीं है। इसके बारे में कई किस्से मशहूर हैं। ये बहुत ही रिवोल्यूशनरी लेडी थी। अमेरिका में भी जब ये गई तो वहाँ भी ये सरकार के खिलाफ बोलती थी, हर जगह सरकार के खिलाफ बोलती थी। तो इसको कहा गया, अमेरिका में तो एक क्या है कि एक अलग तरह का कानून है। वहाँ कानून क्या है कि भाई आपने कोई अपराध किया तो पूछते हैं भाई आप अपराध, आप पर मुकदमा चलाएं या आप अपराध स्वीकार कर रहे हो। अगर मुकदमा चलाएंगे तो आपको तब तक जेल में रहना पड़ेगा, और मुकदमा चलता रहेगा 10 साल 15 साल तक जेल में बैठे रहो, धीरे धीरे चलता रहेगा। एक ही अगर आप स्वीकार कर लो कि साहब मुझसे गलती हुई, तो फिर हम आपको पनिशमेंट बता देंगे, भाई ये अगर स्वीकार कर रहे हो तो हम ये पनिशमेंट देंगे तो खत्म हो जाए। जैसे हो सकता है कि आपको पनिशमेंट हम कहेंगे भाई कुछ पैसे दे दो, खत्म हो जाए, या आपको कहेंगे भाई देश निकाला दे दो, जैसे ओशो के साथ हुआ था। ओशो था एक भगवान गुरु आचार्य रजनीश वहाँ था, तो उसके ऊपर मुकदमा, तो उसका 10 दिन उनको रखा जेल में। फिर कहा भाई आप ये स्वीकार एक्सेप्ट कर लो कि गलतियाँ करी है, तो हम आपको भेज देंगे यहाँ से। उनका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि अमेरिका से बाहर भेज दो और बैन कर दो उसको आना। तो उन्होंने कहा हमारी तरफ से गया, अब कहीं करता रहे अपराध, तो वो उनका हमारे प्रॉब्लम ही खत्म हुई, जेलों में रखे और ये करो। तो वो कब होता है? जब वो एक्सेप्ट करे। तो वकील जो होते हैं बड़े बड़े, वो उसको कहते हैं तो वो एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि वो बताते हैं प्रोस एंड कॉन। अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो 15 साल तक जेल में रखेंगे, सोलिटरी कन्फाइनमेंट करेंगे, परेशान कर देंगे, आप जीत नहीं पाओगे मुकदमा सरकार से। इससे अच्छा है कि यार आप 1 साल की सजा हो रही तो ले लो, क्यों? या वो कह रहे हैं कि साहब देश छोड़ के चले जाओ 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, या कह दो हमेशा के लिए, वो ईजी है, तो वो ये करते हैं, ठीक है, या पैसा ले लेते हैं। तो ये रोज़ा लग्जमबर्ग पर भी मुकदमा चला। तो उन्होंने पूछा कि आपको देश निकाला दे देते हैं, तो उसने कहा दे दो। तो उसने कहा कौन से देश में भेजें आपको? तो उसने कहा जी मेरा तो कोई देश ही नहीं है, क्योंकि मैं जहाँ जाऊँगी वहाँ पर मैं तो सरकार का विरोध करूँगी। तो आई हैव नो कंट्री, वेयर विल यू सेंड मी? कहा आपको स्वर्ग भेज दें? उसने मजाक में कहा आपको ऊपर ही भेज दें? तो उसने कहा भेज दें, मैं ऊपर भी लड़ती रहूँगी भगवान से, अगर हैं भगवान तो। सो शी वाज सच ए लेडी हु वाज ऑलवेज फाइटिंग अगेंस्ट द माइटी, जो पावरफुल लोग हैं उनके खिलाफ, क्योंकि रिवोल्यूशनरी थी। तो इसको कहा जाता है रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट। ये कम्युनिज्म का जो आदर्श है मार्क्स का, उसको स्वीकार कर रही है, और उसको प्राप्त करने का तरीका क्रांति बता रही है। क्यों? और क्रांति करने के लिए किसी बहुत बड़े तामझाम की आवश्यकता नहीं है, स्पॉन्टेनियस क्रांति हो सकती है। क्लियर? ये कौन हुए? इसे कहा जाता है रेडिकल। नेक्स्ट जो है वो है रशियन मार्क्सिज्म। रूस में कैसे आगे बढ़ा? रूस में जो पहला विचारक था, जिसने मैंने अभी नाम बताया था आपको, प्लेखनेव। स्पेलिंग क्या है कि रशियंस की स्पेलिंग भी ऐसी होती है, NOV, प्लेखनेव। इसने पुस्तक लिखी थी, बहुत बाद में लिखी थी हालांकि, फंडामेंटल प्रॉब्लम्स
ऑफ मार्क्सिज्म 1937, ये भी आ सकता है ना किताब का नाम। तो ये वो था व्यक्ति जिसने कहा था कि मार्क्सवाद होता है। मार्क्सवाद शब्द को प्रचलित इसने करा था कौरस्की के साथ। ये और लेनिन वगैरह सब साथ थे 1905 तक, जो पहली क्रांति फेल हुई। उसके बाद इनमें और लेनिन में विरोध होना आरंभ हुआ। ये मूलतः उतना क्रांतिकारी नहीं था जितना कि लेनिन था, इस अर्थ में कि जो एक्सक्यूज मी, असली जो समस्या इनकी वो ये आई कि इसने किताब लिखी थी लेनिन ने, व्हाट इज टू बी डन। वो लास्ट किताब थी जो 1905 के समय लिखी गई थी, व्हाट इज टू बी डन लेनिन ने लिखी थी, क्या करना चाहिए राजनीतिक दल को। तब तक तो सारे जो कम्युनिस्ट थे रशिया के वो सब एक थे। उसके बाद 1905 के बाद में वो अलग अलग होने लगे और इस पर आरोप लगाया गया, इसने प्लखने उन्हें लेनिन पर भी, कि ये सही क्रांतिकारी नहीं है, ये गलत दिशा में ले जा रहा है वगैरह। लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन मुख्य रूप से यह है कि इसने मार्क्स के विचारों को लोकप्रिय बनाया मार्क्सवाद के नाम पर। ठीक है। दूसरे इस किस्म के विचारक है वो है ट्रोट्स्की। ट्रोट्स्की जो था वो करता था, परमानेंट रिवॉल्यूशन की बात करता था। परमानेंट रिवॉल्यूशन क्या अर्थ है कि लेनिन ने जब क्रांति करी, लेनिन के साथ थे सब लोग,